जजमेंट्स है उसकी प्लेन रीडिंग एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा मेजॉरिटी व्यू जो है वो प्रिवेल करता है और ये 3-5 से जजमेंट है और उस जजमेंट को इम्प्लीमेंट होना है। इसके अंदर जो 3 सवालात थे जो फ्रेम किए गए, जो ओरिजिनली 2 जजेस ने कहा था कि ये सुओ मोटो का मसला बनता है, चीफ जस्टिस साहब ने उनकी इस राय को मानते हुए 22 फरवरी को एक ऑर्डर पास किया और उन्होंने 9 रखनी एक बेंच बना दिया और उन्होंने कहा ये 3 सवालात जवाब तलब है। एक कि अगर असम्बली डिज़ाल्व हो जाए तो उसके बाद 90 दिन के अंदर इंतखाबात होना क्या ज़रूरी है। दूसरा सवाल ये है कि कौन सी अथॉरिटी या शख्सियत ऐसी है जिसने वो तारीख देनी है। और थर्ड बात ये है कि ये कितनी टाइमलाइन के अंदर ये सारा काम होना चाहिए और दोनों सूबों में जो इंतखाबात रुके हुए हैं इस सारे आइनी मसले का हल क्या है। फिर एक 9 रुकनी बेंच जो है वो बन गया। उस 9 रुकनी बेंच के अंदर जब ऑन द फेस ऑफ द बेंच ऑब्जेक्शन लिया गया पीडीएम से और फिर उन्होंने रिटन भी कहा कि 2 जज साहिबान जस्टिस एजाजुल हसन साहब और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब, उन्होंने कहा क्योंकि वो माइंड दे चुके हैं तो उनको इस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक दिन हेयरिंग होनी थी और कोर्ट ने असेंबल होना था तो जज साहबान प्राइवेटली पहले बैठे हैं और उसके अंदर 4 जजेस ने अपने आप को एक्सक्यूज़ किया। मुज़ाहिर नकवी साहब ने और एजाजुल हसन साहब ने कहा कि जी हम पे लोग एतराज़ात कर रहे हैं तो हम इस कंट्रोवर्सी के अंदर नहीं पढ़ना चाहते और हम इसको मुनासिब नहीं समझते, सो हमें एक्सक्यूज़ कर दिया जाए। और 2 जज साहबान जिन्होंने ये कहा कि हमने ऑलरेडी ये हमारा ये माइंड है कि ये सुओ मोटो 184(3) में एक्शन नहीं होना चाहिए, अतर मनीला साहब का और या आफरीदी साहब का ये पॉइंट ऑफ व्यू था। सो चारों जजेस ने एक्सक्यूज़ कर लिया और उसके बाद बड़ा बेंच बनाना या मुतबादल बेंच बनाना चीफ जस्टिस साहब का काम था, उन्होंने ये नहीं किया और वो कोर्ट के अंदर ये 5 जज साहबान आए और ये बात बेंच की तरफ से पास ऑन की गई पार्टीज़ को कि हम इस केस को निपटाना चाहते हैं और ये 5 रुकन जो हैं यही सुनेंगे और 4 ने अपने आप को एक्सक्यूज़ कर लिया। इसके ऊपर किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया, यहाँ तक कि पीडीएम ने जो अपनी दरख्वास्त दी हुई थी, जो एतराज़ात थे वो भी वापस ले लिए। अब ये तीनों सवालात के ऊपर सेर असल बहस हुई है। अदालत ने एक्स्ट्रा टाइम बैठ के पूरा मौका दिया और उन्होंने कल एक डिसीजन दिया है। ये जो डिसीजन है अब 2 आए हैं, 3 जजेस ने जो डिसीजन दिया है उन्होंने मेरिट्स के ऊपर इसको डील किया और हर नुक्ते को निपटाया और उन्होंने ये भी टेक केयर की कि कोई एम्बिगुइटी ना हो और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बाइंडिंग होता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन तमाम के तमाम अदारों पे, तमाम अदालतों पे, तमाम अथॉरिटीज़ पे। उन्होंने ये जो ऑर्डर किया है ये बाइंडिंग ऑर्डर है और जो इसका 3 मेंबर बेंच का जो मेजॉरिटी व्यू है यही जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। अब एक जजमेंट आती है, अगर किसी को इस पे एतराज़ हो तो सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का केस है तो एक रिव्यू फाइल हो सकता है, लेकिन रिव्यू सेम बेंच सुनेगा और रिव्यू जो है वही वकला करेंगे और पार्टीज़ भी वही होंगे और कोई नहीं कर सकता। और अगर इसके अंदर कोई क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड हो तो वही बेंच कर सकता है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के अलावा अगर वो 5 जजेस बैठे हों और कोई रिव्यू फाइल हो जाए और ये रिक्वेस्ट की जाए कि जी आप इसका रिव्यू के अंदर लार्जर बेंच जो है वो बनाएं, तो ये भी फैसला करना उनका काम है। लेकिन हिस्टोरिकली आज तक जो सेटल्ड व्यू है वो ये कि वही जजेस सुनते हैं और रिव्यू के अंदर नया जज नहीं आ सकता। तो मेरी इसके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि ये जो 3 मेंबर्स का फैसला है जो कि तमाम सवालों का जवाब दे रहा है वही फैसला है। और जो दूसरे जज साहबान हैं 4 के 4 ही जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि ये मेंटेनेबिलिटी नहीं है, 2 ने तो पहले ये राय दे दी थी कि मेंटेनेबिलिटी है तो ये बेंच बना ना। अगर उन 4 ने ये कहा कि हाई कोर्ट में क्योंकि केसेस पेंडिंग हैं तो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में यहाँ केस नहीं लेना चाहिए। और सारी दुनिया जानती है, तच तच बाम है कि जस्टिस जवादुल हसन ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक ऑलरेडी फैसला दिया है और उन्होंने ये एम्बिग्विटी रिजॉल्व की थी कि तारीख किसने देनी है, तो उन्होंने कहा कि तारीख इलेक्शन कमीशन ने देनी थी, वो नहीं दे रहे, उसके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी पेंडिंग है और उसके खिलाफ एक ICA भी जो कर दी गई है और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी का इजहार किया कि उसमें लंबी डेट डाली और इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो मामला था उसके अंदर भी लंबी डेट डाली। इन दी नटशेल कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि तारीख देना जो है वो गवर्नर का काम है
और उन्होंने मशावरत करनी है इलेक्शन कमीशन से सरहद के बारे में, और उतनी हद तक उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट साहब को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, और उनके वकील ने परसों कोर्ट के सामने भी ये कंसीड भी किया था। तो पेशावर की डेट अब गवर्नर साहब देंगे, जो कि उन्होंने कंसल्टेंसी ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन से शुरू कर दी है। और यहाँ के मामले में उन्होंने कहा कि अगर क्योंकि गवर्नर ने साइन नहीं किया था तो उस सूरत के अंदर जो है प्रेसिडेंट को डेट देने का अख्तियार है, लेकिन उन्होंने कहा जो पहली डेट दी है उसके ऊपर मशावरत क्योंकि इलेक्शन कमीशन की नहीं हुई थी, अब उनसे मशावरत करें। वो मशावरत का अमल भी जो है शुरू हो चुका है, और मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शंस होंगे और गवर्नमेंट को पाबंद कर दिया गया है, फेडरल गवर्नमेंट को ये होल्ड किया कि ये फेडरल सब्जेक्ट है, आप इसके लिए जो फंड्स रिक्वायर्ड हैं वो भी फराहम करें, सिक्योरिटी के जो नीड्स हैं वो भी प्रोवाइड करें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। साथ ही साथ एक बात है कि जो इलेक्शन एक्ट है उसके अंदर जो 2 सेक्शंस का उन्होंने हवाला दिया है कि 57 और 58 का, उसके तहत ये है कि एक स्केड्यूल देना होता है कि इतने दिनों में नॉमिनेशन पेपर फाइल होगा, इतने दिन में एतराज़ात आएंगे, उसके खिलाफ अपीलें होंगी, कैंपेन के लिए इतना टाइम है, और जब जाके इलेक्शन होंगे। क्योंकि वो पीरियड इसमें गुजर चुका हुआ है, तो उनके पास इन हालात के अंदर ये अख्तियार है कि चंद दिन इस स्केड्यूल को आगे कर लें। कुछ थोड़ा सा टाइम लाइन कम भी की जा सकती है कि मसलन आपने कहा जी एतराज़ात के लिए 7 दिन है, 7 के बजाय 3 दिन भी हो सकते हैं, कैंपेन का टाइम भी रिड्यूस हो सकता है, लेकिन ले दे के जो मैक्सिमम बात है वो ये हो सकती है कि चंद दिन इलेक्शन जो है वो आगे जा सकता है। यहाँ पे महीनों वाली बात कोई नहीं है। इलेक्शंस जो है दोनों सूबों में होने हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और यही इम्प्लीमेंट होगा। इसके अंदर कोई क्लैरिफिकेशन अगर किसी को दरकार हो तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है, लिहाजा इस फैसले को मानना पड़ेगा।